आज हम लोग घटना चक्र में फिजिक्स में चैप्टर नंबर गुरुत्व के अधीन गति को पढ़ेंगे। यह आने वाले 2024 एग्जाम में वनडे एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये जो आपका साइंटिस्ट थे ये थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी का एक प्रकृति है जो कि सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? इस क्वेश्चन आप जानते हैं आइजैक न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। इन्होंने, जबकि ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि पृथ्वी का एक गुण है, लेकिन इन्होंने प्रूफ करके बताया मौलिक खोजों के आधार पे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किन्होंने किया? तो न्यूटन साहब ने किया था। और गुरुत्वाकर्षण का एक फार्मूला भी ये दिए, F इक्वल टू जी, कैपिटल जी है m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल जी जो है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और m1 और m2 जो होता है, m1 द्रव्यमान ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 द्रव्यमान ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, और r जो होता है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी होता है। r f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, जबकि f जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब r अगर बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होते जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये सभी बलों में सबसे क्षीण बल इसको बोला जाता है। मतलब बहुत कम मात्रा में यह बल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि? तो अंतरिक्ष में गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष में क्या होता है? गुरुत्व नहीं के बराबर होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? जिस गति से अंतरिक्ष यान चक्कर लगा रहा है उसी गति से शिव भी क्या करेगा? चक्कर लगाते रहेगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। तो क्या हो जाएगा जी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? तो क्यों नहीं गिर जाती है? तो इसलिए नहीं गिरती कि इसका गुरुत्व केंद्र जो है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर है, रहती है, इसीलिए नहीं गिरते। जिस दिन इसका गुरुत्व केंद्र बाहर हो जाएगा केंद्र के तो ये गिर जाएगा। और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि यह 2030 के 2050 के बीच क्या होगा? ऐसा संभव हो सकता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ होता है, तभी हम लोग देखे थे कि F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, मतलब F r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोल रहा है अगर हम दूरी को क्या कर दें,
दोगुनी कर दें तो आर एफ जो था पहले आर था, अब अगर 2r कर देते हैं तो एफ इजकल टू 1/2r स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4r स्क्वायर, जबकि पहले जो था एफ इक्वल टू आर स्क्वायर था। तो पहले आर स्क्वायर था, अब 1/4 स्क्वायर हो गया। तो देखिए आर स्क्वायर और इसको जब आप कंपेरिजन करोगे तो आर स्क्वायर और यहाँ पे देखो आर स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 1/4 एक्स्ट्रा आता है, मतलब 1/4 या फिर डिवाइड भी आप दे लो तो भी क्या हो जाएगा 1/4 आ जाता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, जितना था उसका चौथा भाग ही 4 रह जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, भार क्या होगा अपरिवर्तित। क्यों? क्योंकि जब भी कोई वस्तु को पृथ्वी पर गिराया जाता है या पृथ्वी जब किसी वस्तु को खींचती है तो एक कांस्टेंट जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसका भार का बात करें तो डब्लू बराबर होता है एम जी। तो एम तो कांस्टेंट है ही और जी भी क्या है कांस्टेंट 9.8। तो एम जो पहले था वही बाद में भी होगा, द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 10 kg है तो चंद्रमा पर जाएगा तो द्रव्यमान में क्या होगा, तो द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 10 kg ही रहेगा। वजन भार जो होता है W बराबर mg, जो कि ग्रेविटेशन गुरुत्व के कारण बढ़ता घटता है। तो यहाँ पर भार क्या होगा अपरिवर्तित रह जाएगा। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सी टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी सतह पर पहुंचेगी? देख फिजिक्स में जब तक ना कहा जाए हवा को अवरोध तब तक हम हवा को नगण्य मानकर चलते हैं, और जब हवा नहीं रहेगा तो अभी हम बताएं कि पृथ्वी जो है सभी ऑब्जेक्ट को क्या करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के खींचता है। जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो कभी वस्तु क्या होगा बराबर, कभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हवा में, अब देखो दे दिया हवा में लकड़ी और लोहे की समान भार बराबर है, लेकिन लकड़ी वाला में जो है इसमें हवा का अवरोध ज़्यादा होगा, हवा का अवरोध ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, लोहे के रिस्पेक्ट में। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लोहे वाली गेंद पहले गिर जाएगी, तो यहाँ लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंद ए तथा बी 10 kg तथा 1 kg की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखिए फिर यहाँ पे हवा का कोई चर्चा नहीं किया, अगर चर्चा नहीं किया है तो कितना भी भार कितना भी वजन का रहे दोनों पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचेगा। मानव शरीर का भार होता है, तो मानव शरीर का भार कहाँ होगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है, मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये देखो आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो नॉर्थ और साउथ किसी भी ध्रुव पर जो होता है वो भार अधिकतम होता है, और ये आपका विषुवत रेखा यहाँ पे भार न्यूनतम होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्न में से किस में होगा? अब देखो ये घनत्व का क्वेश्चन दे दिया है, तो जिसका घनत्व सबसे कम होगा वो उत्प्लवन बल सबसे कम लगाएगा, तो भार उसमें सबसे ज़्यादा होगा।
तो यहाँ देखिए वायु है, जल है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो इसमें सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो अधिकतम भार किस में होगा? ये हाइड्रोजन में हो जाएगा आपका। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार जो होता है दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक गुरुत्व बल पर और दूसरा पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल, या इसी को उत्प्लवन बल बोला जाता है। तो एक तो गुरुत्व बल हो गया और दूसरा उत्क्षेप बल हो गया। तो गुरुत्व बल का तो यहाँ काम है नहीं, चूँकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है आपका, वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो गुरुत्व तो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ रह जाता है पिंड पर लगने वाला बल उत्क्षेप पर निर्भर करेगा। तो हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्का विरल माध्यम, अतः उसके द्वारा उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था के मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के समय t और विस्थापन d, टाइम t और विस्थापन d। तो इसका ग्राफ जो होता है याद रखिए पारावलय होता है, ठीक ना। और पारावलय जो है आपका एक ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक फॉर्मूला दिया गया देखिए, x इजिकल टू जी टी प्लस हार्ट, या इसी को लिखते हैं x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब u जीरो हो जाता है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, और यहाँ पर a को हम रिप्लेस करते हैं g से। जब कोई वस्तु को पृथ्वी खींचता है तो यहाँ पर a के स्थान पे g हो जाता है। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल तक पहुंचने में लगा टाइम। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर तो ही हो जाएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा था x इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बोल रहा है, थोड़ा और हम छोटे कर लेते हैं, इधर एक्सप्लेन कर देंगे। कण चिकने अनंत तल पर है, अतः वह जी के बजाय साइन थीटा के अंतर्गत गति करेगा। चिकना अनंत तल मतलब झुका हुआ तल पे है। विरामावस्था की गति प्रारंभ कर रहा है, प्रारंभिक चाल u जीरो हो जाएगा। अभी u जीरो हो गया तो देखिए यहाँ पे एक का इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में लगा दीजिए, तो यू टी तो खत्म हो गया, u जीरो हो गया। तो इसमें थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन जो है एक कैलकुलेटिव होता है, ठीक ना। तो डायरेक्ट नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन ये आंसर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप किताब पढ़ ही सकते हो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे डालते हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब L जो है हाफ जी साइन टी स्क्वायर बच रहा है मेरा। तो अगर इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिएगा तो 12, और मतलब ये कैलकुलेशन है सिर्फ, तो 1/t बराबर हमको क्या आता है 1/sin थीटा साइन और √2h/g। ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन भी है जो कि नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा?
अब देखो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन थी, आपके पूछ सकता है, पूछ रहा 3 सेकेंड बाद एक ऊंची इमारत की एक गेंद 9.8 मीटर, तो आपको दे दिया गया है जी कितना दिया है, या फिर ए आप बोल सकते हो, जो ही बोल लो। तो ए आपको दे दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, टी दे दिया है, टी दे दिया हम लोग 3 सेकेंड। अच्छा, और कुछ नहीं। यू आपको दिया हुआ, यू बराबर क्या होता है 0, चूँकि ऊंची इमारत से गिरा जा रहा है तो यू स्टार्टिंग में 0 होगा। तो आपको पूछ के उसका वेग भी क्या होगा, तो भी क्या होगा इसका फार्मूला, भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। फिर इसमें रख दीजिए, यू तो क्या हो गया 0, ए क्या हो गया 9.8 और टी हो गया 3, तो 9.8 इंटू 3 कीजिएगा तो 29.4। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। रट्टा मार लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो जी का मान जो होगा 2% बढ़ जाएगा। मतलब अगर त्रिज्या को 1% कम किया जाए तो जी का मान जो होगा ये 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। विनाशकारी भूकंप में क्या होता है, 980 km पर सेकेंड स्क्वायर के अधिक, या आप कह सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अधिक विनाशकारी भूकंप के कारण गुरुत्व त्वरण का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड से अधिक हो जाता है। फिर क्वेश्चन, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो द्रव्यमान चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। हम लोग पहले बता चुके हैं कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता, उसको आप चंद्रमा पे ले जाओ, पृथ्वी में रखो, पानी में ले जाओ, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो 100 है तो 100 ही रहेगा। हाँ, अगर यही पूछ देता आपका वजन, तो वजन अगर पृथ्वी पर रहता 100 kg, तो चंद्रमा पर जब आप जाते तो 100/6 kg हो जाता। भारहीनता, भारहीनता क्या होती, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, भारहीनता बोला जाता है। यहाँ मिलान का क्वेश्चन आपको दिया गया है, मिलान आप लोग कर सकते हैं। रेडियम, रेडियम खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे, एक्सरे का खोज रॉयंटजन, एक्सरे का रॉयंटजन। और चेचक का खोज हुआ था एडवर्ड जेनर ने। इसका डेट भी पूछ सकता है, तो डेट आप देख लीजिए कि इसका कब हुआ है। तो मैडम क्यूरी ने जो किया था 1898 में। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो किए थे ये 1928 में। एक्सरे की खोज कब हुआ था, 1895 में, एक्सरे 1895 में। और चेचक का टीका 1796। एक्सरे, एक्सरे हुआ था 1895 और चेचक का टीका हुआ था 1796। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रेडियम का, सॉरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज कब हुआ था 1928 में। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज कब किए थे 1898 में। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 44 kmph की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति 0 होता है। हम पृथ्वी की घूर्णन गति का अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति क्या होता है, 0 होता है पृथ्वी की अपेक्षा, इसीलिए हम लोग अनुभव नहीं करते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन परिणाम सही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा
तो क्या होगा, वस्तु का भार जो है क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का भार जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, तो भार 0 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह के लिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उपग्रह के गति प्रदान करता है, इसीलिए क्या होता है, गिरता नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करता है। एक तो होता है केंद्रीय बल और दूसरा होता है प्रक्षोभ बल। तो केंद्रीय बल क्या करता है, बल गोलाकार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण उपग्रह गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रित त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी के वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। तो केंद्रीय बल गुरुत्व बल के कारण नीचे नहीं गिरता। अब प्रक्षोभ बल के अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, प्रक्षोभ बल के अंतर्गत क्या होता है, वायुमंडलीय कर्षण पृथ्वी की गोलाई, त्रुटि, चंद्र एवं सौर गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और विकिरण के दाब आदि उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम होता है, किंतु इनके कारण उपग्रह पथ विचलन आ जाता है। अधिक ऊंचाई वाली कक्षा मतलब 36,000 किलोमीटर या इससे अधिक में विस्थापित उपग्रह तो वायुमंडल के कर्षण से अप्रभावित रहता है, इसीलिए जनरली जो होता है उपग्रह को 36,000 किलोमीटर के आसपास ही एडजस्ट किया जाता है। परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रह का कक्षीय त्रिज्या वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर धीरे धीरे कम हो जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाता है। जिसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, हम पढ़ देंगे, बाकी हम बता ही देते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा, अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यही कारण क्या होता है, कोई भी उपग्रह चक्कर लगाते रहता है अपने कक्ष में। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ये डॉपलर इफेक्ट द्वारा ट्रैक किया जाता है। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है, तभी हम लोग पढ़े केंद्राभिमुखी बल के कारण, ये केंद्राभिमुखी बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो गति करते रहता है। प्रकृति के ज्ञात 4 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, जैसा कि गुरुत्व है, विद्युत चुंबकत्व है, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय बल है। उनके संदर्भ में निम्न में से कौन का एक सही है, तो बोल रहा है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। नहीं, स्टार्टिंग में बताया था कि गुरुत्व सबसे कमजोर बल है। विद्युत चुंबकत्व सही नहीं है, अच्छा तो यही तो आंसर हो जाएगा मेरा, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल बल है, नहीं गलत है, तो ये आंसर मेरा यही हो जाएगा। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करते हैं, तो सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघट नाभिकता का कारण है, ये भी सही है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किया रहता है, सही है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा, तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण अपोजिट में लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है जबकि वस्तु ऊपर जा रहा है, तो भार अधिक होगा। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उसका भार
कब से अधिक होगा और नीचे आने पे कम होगा। लोलक की काल अवधि, टाइम पीरियड, क्या चीज़ पे निर्भर करता है? तो लोलक का टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है 2π√L/G। देखिए तो टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एल का। तो किस पे निर्भर करेगा जी? तो ये लंबाई पर, लोलक की लंबाई पे निर्भर करेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि तो गर्मी में सुस्त होती है क्योंकि लोलक की लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है। और लोलक की लंबाई जब एल बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड में क्या होगा? बढ़ जाएगा। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एल टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो अगर एल बढ़ गया तो टी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन का आवर्तकाल, तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रदोलन का आवर्तकाल कम हो जाएगा। याद भी कर लीजिए क्यों होता है। तो लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है। लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाती है, फलस्वरूप उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में क्या क्या होने वाला संभव कारण हो सकता है, ठीक ना? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। तो जी हाँ, त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, तो ये भी सही होगा। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण शून्य होते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम हो जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। देखिए एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। देखिए बोल रहा है सरल आवर्त में गति करने वाले पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। बोल रहा है मध्यमान स्थिति से अगर गुजर रहा है, ठीक ना, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम। अब गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0। जब पिंड अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, मैक्सिमम ऊपर चल गया, चरम स्थिति पर पहुंचता है, तो उसका त्वरण क्या होगा? उसका अब ऊपर ब्लॉक उल्टा होगा, ठीक ना। तो उसका त्वरण अधिकतम होगा। उस पर कार्य करने वाले प्रत्यायन बल अधिकतम होगा, त्वरण अधिकतम होगा, बल अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा 0 होगा। जब गतिज ऊर्जा 0 होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? अधिकतम होगा। तो जब चरम स्थिति में पहुंचता है तो त्वरण अधिकतम होता है, फिर बल अधिकतम होता है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा और वेग 0 होता है। इसको फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आगे पूछे तो आ जाए। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो तीव्र गति से कब चलेगा? शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में
पेंडुलम का एल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब एल छोटा हो जाएगा तो तीव्र गति से चलने लगेगा वो। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है। आवर्तकाल एल घट गया, जब एल घट गया तो टी भी क्या हो गया, घट गया। एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब टी घटने का मतलब टाइम पीरियड घट गया है, तो टाइम पीरियड घट गया है मतलब तेज हो गया घड़ी। हाँ, तो टाइम घट गया है तो मतलब घड़ी तेज चलने लगी है। तो क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे। ग्रीष्मकाल में क्या हम लोग देखे थे कि एल जो होता है बढ़ जाता है, तो एल जब बढ़ जाएगा तो टी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। हम जो बोले हैं सिर्फ उतना पे ध्यान कर लीजिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, 11.2 km पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है, किसी भी ग्रह का पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से अगर उस ग्रह के कोई वस्तु को फेंका जाए तो फिर उस ग्रह पे वापस नहीं आता है, ग्रह के पलायन कर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसका पलायन वेग कहते हैं। तो पृथ्वी का 11.2 km पर सेकेंड, मतलब 11.2 km पर सेकेंड अगर किसी वस्तु को फेंक दिया गया तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 8 km पर सेकेंड की वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वापस चला आएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कम से कम पृथ्वी के कितना 11.2 km पर सेकेंड ही फेंकिएगा तभी वह पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चल जाएगा। तो यहाँ पे बोला 8 kmph, तो 8 kmph की अगर हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो क्या होगा, वह पृथ्वी पर आ गिरेगी, मतलब पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है, तो याद कर लीजिए, इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग के कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग कितना है, 2.4 km पर सेकेंड, याद रखिएगा। पृथ्वी का 11.2 km और चंद्रमा का 2.4 km पर सेकेंड, तथा पृथ्वी पर हो गया। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणु का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ के पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। अगर नहीं समझ में आए फिर हम बताते हैं। चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 km पर सेकेंड, और वहाँ का गैस का जो अणु है उसका वेग 2.4 km पर सेकेंड से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जितना भी गैस के अणु है क्या, चंद्रमा के वायुमंडल के पलायन कर जाते हैं, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया, गुरुत्व। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थूल पदार्थों के गुण। इसको हम अगली वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट में अपना शिकायत और सुझाव जरूर दें।